अस्सलाम वालेकुम जाने जहां में खुश आमदीद। अमर बेल एपिसोड 46। उम्मीद है कि पिछली एपिसोड आप लोगों ने एंजॉय की होगी क्योंकि सभी को इंतजार था उमर जहांगीर और अलीज़ा सिकंदर की कॉन्वर्सेशन का, और वो हमारे सामने आ चुकी है और अभी भी वो खत्म नहीं हुई, बल्कि अभी भी अलीज़ा का दिल कहीं से भी उमर की बातों पे मुतमईन नहीं हो रहा और उसकी तलखी और जो उसका रूड एटीट्यूड है वो अभी भी बरकरार है। लेकिन कुछ ना कुछ असर तो छोड़ के जाएगा ही उमर जहांगीर अलीज़ा सिकंदर पर। कुछ ना कुछ आज के सीन में ऐसा जरूर होने वाला है कि जिसके बाद उमर जब उसके घर से गया तो उसे काफी देर तक जाते हुए देखती रही और वो ये सोचने पर मजबूर हो गई कि वो इस शख्स को कभी भी नहीं समझ सकती। शायद वो इस शख्स को कभी समझना ही नहीं चाहती। एक इंसान जो एक तरफ अलीज़ा को मुकम्मल तौर पर उस वक्त छोड़ के चला गया जब उसे उस वक्त बहुत जरूरत थी उमर जहांगीर की, और अब वो वापस आया है और उसे ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वो हर शख्स और हर चीज से ज्यादा अहमियत रखती है उसके लिए, तो क्या अलीज़ा कर पाएगी उसकी बातों का यकीन? आइए जानते हैं आज की एपिसोड में। और पिछली एपिसोड वहां पे खत्म हुई थी जहां पे उमर जहांगीर बता रहा था कि उसने सौले के ऊपर कोई हमला नहीं करवाया, और फिर अलीज़ा सिकंदर ने उससे पूछा था कि तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है ये सब कुछ। तो बड़ी ही लापरवाही से उमर ने कहा कि वो खुद करवा सकती है और ये सब कुछ प्री प्लान्ड भी हो सकता है, मेरा कोई दुश्मन भी करवा सकता है। और अलीज़ा ने बेयकीनी से कहा कि क्या वो खुद अपने आप पर फायरिंग करवाएगी? हाँ, क्यों नहीं, इसमें कौन से पहाड़ सर करने पड़ते हैं। किराए का कोई भी आदमी चाहिए और हिदायत के साथ, और बस, और वो तो है भी जस्टिस नयाज के खानदान से। और अब अलीज़ा ने उसे गौर से देखा। और जहां तक तुमने वो बात की है ना खुद को बचाने के लिए भिखारियों की तरह हर एक के आगे पीछे फिरने की, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। और फिर वो हंसा। तुम्हें पता है ये मौतली मेरे लिए बहुत अच्छी साबित हुई है। और कैसी अच्छी साबित हुई है ये तो तुम्हें अगले चंद हफ्तों में ही पता चल जाएगा। और जहां तक इंक्वायरी का ताल्लुक है तो इंक्वायरी कमेटी में भी 3 लोग हैं। वो अब जैसे खुद ही अपनी गुफ्तगू से लुत्फअंदोज हो रहा था। जानती हो 3 लोग कौन है? एक पापा के बैचमेट हैं अंकल इसहाक, दूसरे AH कुरैशी हैं और उनका बेटा शराज मेरा बैचमेट है, और तीसरे फारूक जुल्फिकार हैं। उनके साथ तो कल लाहौर में जिम खाना में टेनिस की प्रैक्टिस भी की थी मैंने। मेरे बैकहैंड से वो बहुत मुतासिर हुए हैं और उनके फॉरहैंड से मैं। उसने टेनिस के 2 शॉट्स का नाम लेते हुए कहा। सर्विस दोनों की अच्छी नहीं थी। कल 2 घंटे के लिए मजीद खेलेंगे, शायद बेहतर हो जाए। और वह मजाक उड़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराया। और तुम समझ रही हो कि मैं लोगों के पीछे फिर रहा हूं कि मुझे बचा ले? मैं तो यहां बस चंद हफ्ते की छुट्टियां गुजारने आया हूं। और वह एक बार फिर संजीदा हो गया। जुनेद या तुम या फिर सौले, मुझे क्या फायदा पहुंचा सकते हो? उसने कंधे उचकाते हुए कहा। और मैं भला तुम्हें जुनेद के जरिए क्यों प्रेशराइज करवाऊंगा? और अब अलीज़ा को यकदम थकन महसूस होने लगी थी और वो वापस पलटकर अपने बेड पर बैठ गई। वो हमेशा की तरह हर हल और हर जवाब अपनी मुट्ठी में लिए फिर रहा था। वो बातों में दलीलों में उससे कभी नहीं जीत सकती थी और वो आज भी उससे नहीं जीत सकी थी। अलीज़ा को यह बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी। और फिर उमर जहांगीर कहने लगा कि बस एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि मैं तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर रहा हूं। और उसने इस बार कुछ उलझे हुए अंदाज में कहा, और तुम्हारा यही जुमला मुझे वहां से यहां लाया है।
किसी और शख्स के किसी जुमले से मुझे इतनी तकलीफ नहीं पहुंच सकती जितनी तुम्हारी इस बात से हुई है अली से। मैं तुम्हें खुश नहीं देख सकता, मैं वाकई अली से मैं तुम्हें खुश देखना नहीं चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो। तुम्हें पता भी है कि तुमने मुझसे क्या कहा है? और अब अलीसे ने सर उठाकर उसे देखा और फिर कहने लगी, हां, तुम्हारी वजह से जुनैद मेरे साथ झगड़ा कर रहा है। तुम्हारे लिए वो मुझसे नाराज हो गया है। जब तक तुमसे उसका मेल जोल नहीं था ना, हम लोगों में कोई तलखी नहीं होती थी। मगर अब जब से तुम मुझसे मिलने लगे हो तो तुम्हारे कहने पर वो, और उमर ने उसकी बात काट दी। अली से मेरे कहने पर वो कुछ नहीं कर रहा, वो मेरे कहने पर कुछ कर भी नहीं सकता। और उमर ने बड़ी ही सख्ती से कहा, वो कोई नन्हा बच्चा तो नहीं है, और फिर मैं तुम लोगों के ताल्लुकात क्यों खराब करवाना चाहूंगा? भला मुझे इससे क्या फायदा होगा? और अलीसे ने उसकी कोई बात भी नहीं सुनी और चिल्लाई और कहा, देन व्हाई डोंट यू जस्ट गेट आउट ऑफ आवर लाइफ उमर? हर उमर बात करते करते रुक गया। अलीसे, मैं तुम्हारी जिंदगी से पहले ही निकल चुका हूं। नहीं, तुम नहीं निकले हो। अगर निकल गए हो तो फिर जुनैद का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? और फिर उमर ने बड़ी ही संजीदगी के साथ उससे पूछा, अच्छा, अगर जुनैद से मिलना छोड़ दूं तो क्या मुझसे तुम्हारी नाराजगी खत्म हो जाएगी फिर? और फिर अलीसे ने कहा कि मेरी नाराजगी की तो परवाह ही मत करो तुम उमर। जो कुछ तुम मेरे साथ कर चुके हो ना, उसके बाद क्या तुम्हें यह सवाल जेब भी देता है? और अब उमर ने कदरे मध्यम आवाज में कहा, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त रह सकते हैं अलीसे। हम कभी बहुत अच्छे दोस्त थे। और अलीसे ने बड़े ही फैसला कुन अंदाज में कहा, नहीं, हम दोनों कभी भी दोस्त नहीं थे और हम दोनों आइंदा भी कभी दोस्त नहीं रह सकते। और फिर उमर कहने लगा, तुम मुझे अपने और जुनैद के दरमियान कभी नहीं पाओगी। मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। क्या इसके बाद तुम मेरे लिए अपना दिल साफ कर सकती हो? और अलीसे ने कहा, नहीं। उमर के चेहरे का रंग तब्दील हो गया और वो कुछ देर कुछ भी कहे बगैर उसे देखता रहा और फिर मुस्कुरा दिया। और इसके बाद जो उमर ने कहा, दैट विल मेल्ट योर हार्ट। उमर ने कहा कि अलीसे, मेरे लिए तुम एक बहुत खास दोस्त हो। तुम मुझे क्या समझती हो क्या नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, मगर कम से कम मेरे लिए तुम हमेशा ही खास रहोगी। और अगर कभी पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए ना, तो तुम ये याद रखना कि उमर जहांगीर हमेशा तुम्हारी तरफ खड़ा रहेगा, चाहे तुम गलत हो या सही हो। मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा अलीसे। मैं वो आखिरी शख्स भी नहीं होऊंगा जो कभी तुम्हें तबाह करना चाहेगा। और तुम जिंदगी तबाह करने की बात करती हो। मैं तो तुम पर एक खराश तक बर्दाश्त नहीं कर सकता अलीसे। और अब अलीसे उसके अलावा कमरे की हर चीज को देखती रही। कुछ देर तो उमर जहांगीर उसे देखता रहा, लेकिन अलीसे ने कुछ भी नहीं कहा। और उसके बाद बेख्तियार उमर जहांगीर ने कहा कि मैं तुम्हारी ये पेंटिंग ले जाऊं? कुछ देर के बाद जब उसने कहा तो अलीसे ने बेख्तियार उसे देखा। वो अब दीवार पर लगी हुई एक पेंटिंग को देख रहा था और अलीसे कुछ देर तो उसे देखती रही और फिर कुछ भी कहे बगैर वो दीवार की तरफ गई
और उस पेंटिंग को उतार दिया और फिर उसने उमर से नजरें मिलाए बगैर वो पेंटिंग उसकी तरफ बढ़ा दी और उसके बाद उसने उमर को कहते सुना कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं करूंगा, मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। और फिर अलीसे ने उसे अपनी जैकेट की जेब में हाथ डालकर एक केस बरामद करते और उसे बेड साइड टेबल पर रखते हुए भी देखा। और वो क्या था? उमर जहांगीर कहने लगा कि यह तुम्हारे लिए है, मैं तुम्हारी बर्थडे पर देना तो चाहता था मगर दे नहीं सका। और अब वो दोनों हाथों में उस पेंटिंग को पकड़कर देख रहा था। ठीक है, चलता हूं मैं अब। और वो यकदम वापस मुड़ गया और अलीज़ा ने उसे कमरे से बाहर जाते हुए भी देखा और कुछ देर तक तो वो खालिउल ज़हनी के आलम में बैठी रही। उसके बाद वो उठकर बेड साइड टेबल की तरफ आ गई और केस आहिस्ती से उठाकर उसने खोल दिया। और अंदर क्या था? अंदर सोने और हीरो से मुरस्सा एक खूबसूरत ब्रेसलेट था। अब वो होंठ भींचे उस तोहफे को देखती रही। इससे पहले उमर ने कभी भी उसे सोने की कोई चीज नहीं दी थी। और फिर अब जबकि फिर उसने बहुत आहिस्ती से एक बार उस ब्रेसलेट को छुआ और केस को बंद कर दिया। तब बाहर उमर की गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज आ रही थी। वो बेख्तियार खिड़की की तरफ बढ़ आई और बंद खिड़कियों से उसने उमर की गाड़ी को गेट से बाहर निकलते हुए देखा और फिर सोचा कि वो वाकई इस शख्स को कभी भी नहीं समझ सकती और वह इस शख्स को कभी समझना चाहती भी नहीं थी। और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है मुरस्सा। तो मुरस्सा का मतलब होता है कि सजा हुआ, मुज़य्यन, यानी कि वो सोने और हीरों से सजा हुआ एक खूबसूरत ब्रेसलेट था। वाह, उमर जहांगीर कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा। बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ। सहाफती हलकों में हुकूमत की तब्दीली के बारे में अफवाहें जोरों पर थी। न सिर्फ मुल्की प्रेस बल्कि बैनुल अक़वामी प्रेस भी इस बारे में अंदाजे पेश कर रहा था और अलीज़ा के ऑफिस भी रोज इसी बारे में गुफ्तगू होती रहती थी। और ये खबरें उस वक्त और जोर पकड़ गईं जब फौज के एक कोर कमांडर ने, जो एक हुकूमती ओहदेदार के रिश्तेदार थे, वजीर आजम से मुलाकात की और फिर अगले चंद दिनों में आर्मी चीफ ने उनसे इस्तीफा भी ले लिया। प्रेस की कयास आराइयां थी कि उन्होंने हुकूमती हलकों को आर्मी के प्लान ऑफ एक्शन के बारे में मुतला करने की कोशिश की थी। क्या आप जानते हैं कि कयास आराइयां क्या होती हैं? जी, ये वही हैं जो आप लोग कर रहे होते हैं, यानी कि अंदाजा लगाना कि हाँ ये हुआ है। उस दिन भी लंच ब्रेक में यही डिस्कशन हो रही थी अलीज़ा के ऑफिस में, और वहां पे बैठा एक शख्स जिसका नाम था असद हमायूं, वो बड़े ही जोरों शोर से अपना तबसरा कर रहा था कि भाई हुकूमत तो अब बस किसी वक्त भी जा सकती है क्योंकि तमाम तैयारियां ना पूरी हो चुकी हैं। ब्यूरोक्रेसी के बड़े बड़े नाम जिनकी इस हुकूमत में रिश्तेदारियां हैं ना, उनमें से अक्सर तवील रुखसत पर मुल्क से बाहर जा चुके हैं या फिर जा रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, और वजीर चाहे जितने भी बयान क्यों ना देते फिरें कि हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, उनकी बात पर अब यकीन नहीं किया जा सकता। और अब अलीज़ा भी लंच करते हुए वहां होने वाली गुफ्तगू सुनने में मसरूफ थी और वो खुद ऐसे डिस्कशंस में हिस्सा नहीं लेती थी। उसकी वाहिद सरगर्मी हर एक की राय को गौर से सुनना ही होता था। और फिर असद हमायूं के इस तबसरे पर मकसूद जाफर ने कहा कि हाँ यार, खास तौर पर वो ब्यूरोक्रेट्स जिनके रिश्तेदार आर्मी में हैं, उन्हें तो पहले टिप्स दी जा रही हैं। मकसूद जाफर ने गुफ्तगू में शामिल होते हुए कहा, एक होती है मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और दूसरी होती है सिविल ब्यूरोक्रेसी। पाकिस्तान में दोनों बारी बारी हुकूमत करते हैं
और मिलकर खाते हैं और मिलकर ही आते हैं, मगर मिलकर जाते नहीं है। और अब की बार जवाब दिया था सॉले ने और कहने लगी कि जाएंगे क्यों, अभी इस मुल्क की रगों में खासा खून है ना, अगले कई साल चूसा जा सकता है। और फिर असमत कहने लगी कि हर 6 माह बाद फौज के आने की अफवाह गर्दिश करने लगती है। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि हम आखिर कब तक अफवाहों पर इसी तरह से डिस्कशन करते रहेंगे। और फिर असद हमायूं ने असमत की बात के जवाब में कहा कि जर्नलिस्ट का तो काम ही अफवाहों को डिस्कस करना होता है। आपको हमारी बातों पर यकीन आए या ना आए, मगर इस बार आप मेरी खबरों की सदाकत पर यकीन ले ही आएंगी। और अब असमत ने जवाब में कुछ भी कहने के बजाय चाय पीने पर ही इक्तफा किया था, लेकिन अलीज़े सोच में डूबी हुई थी। क्या चंद दिन पहले उमर जहांगीर इसी तब्दीली की बात कर रहा था, जिसके बाद वो एक बेहतर पोजीशन में आ जाएगा? वो अब यही सोच रही थी। तो क्या उसके खिलाफ होने वाली इंक्वायरी, क्या उसकी तरफ से की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सोची समझी स्कीम का हिस्सा है? और वो आखिर इस कॉन्फ्रेंस से क्या एडवांटेज हासिल कर सकता है? और फौज अगर हुकूमत में आ भी गई तो उमर जहांगीर को उससे क्या हासिल हो सकता है? अब अलीज़े जहांगीर के दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे जो कि उसे परेशान कर रहे थे, और फिर उसके सारे सवालों के जवाब उसे अगले ही हफ्ते मिल गए थे। मुल्क में फौज ने हुकूमत संभाल ली थी और हुकूमत संभालने के बाद जो मुख्तलिफ नोटिफिकेशंस जारी किए गए थे, उनमें से एक कुछ सरकारी अफसरों की बहाली का भी था। और उन सरकारी अफसरों में उमर जहांगीर भी शामिल था। उसे न सिर्फ बहाल कर दिया गया था, बल्कि इस शहर में दोबारा तैनात कर दिया गया था जहां वो पहले पोस्टेड था। तो उसकी इंक्वायरी का क्या बना, उसके बारे में कोई भी इत्तला नहीं थी। और हुकूमत वैसे भी इतने जरूरी कामों में उलझी हुई थी कि उमर जहांगीर जैसे एक मामूली ऑफिसर के केस के लिए उसके पास वक्त हो ही नहीं सकता था। और प्रेस खुद भी हुकूमत की हर नई हिकमत अमली को फॉलो करने में इतना मसरूफ थी कि उमर जहांगीर यकदम जैसे बैकग्राउंड में चला गया था। और अगर किसी को वो याद था तो वो थी अलीज़े सिकंदर, या फिर वो थी सॉले परवेज। और उसकी बहाली की खबर ऑफिस में डिस्कस होने पर सॉले ने उससे कहा था कि ये जो तुम्हारा कजन है ना, वाकई बहुत खुशकिस्मत है। हर बार मक्खन से बाल की तरह निकल जाता है या फिर निकाल लिया जाता है। वाकई इसकी किस्मत किसी खास कलम से लिखी गई है। और अलीज़े भी जानती थी कि ये उसकी तारीफ नहीं थी। सॉले खासी मायूस नजर आ रही थी। और फिर वो कहने लगी, उसकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो इल्जामात यकीनन एक चाल थी। सॉले ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम्हारे कजन को यकीनन पता होगा कि गवर्नमेंट जाने वाली है और उसके बाद हुकूमत में कौन आ रहा है। उसको हुकूमत की गुड बुक्स में रहने के सारे तरीके आते हैं। मेरी तरफ से मुबारकबाद देना तुम उसे। सॉले के लहजे में तलखीन नुमाया थी। और इसके बाद सॉले ने जो कहा उस पे तो अच्छी खासी मुश्तल हुई अलीज़े। वैसे अलीज़े, तुम भी मेरी सपोर्ट में इसीलिए निकली थी ना, उस रैली में भी शामिल हो गई थी। जानती थी ना तुम भी ये सब कुछ। मेरे साथ हमदर्दी करके तुमने मेरे साथ साथ ऑफिस के दूसरे लोगों की नजरों में भी खासा एहतराम पैदा कर लिया है। हर दूसरी तरफ तुम्हें उमर के हवाले से भी कोई खदशा नहीं था। खासी बाखबर हो गई हो तुम भी, और जानती हो तुम भी उसके हर इक़दाम के बारे में। उसे सॉले के चेहरे पर फैली हुई तंजिया मुस्कुराहट में छुपी हुई नाराजगी नजर आ गई, लेकिन उसे सॉले के शुबहात पर अफसोस हुआ। और फिर अलीज़े ने कहा कि सॉले, तुमसे यह कहना तो बेकार ही होगा कि मुझे कुछ इल्म नहीं था। मैं भी तुम्हारी तरह ही ला इल्म थी, क्योंकि तुम मेरी बात पर कभी यकीन नहीं करोगी।
अलीज़ा ने उसकी तंजिया गुफ्तगू के जवाब में कहा। और हाँ, वह हर काम मेरे मशवरे से या मुझसे इजाजत लेकर नहीं करता, और ना ही मुझे बाखबर रखना कोई जरूरी काम है। हाँ, हो सकता है, लेकिन फिर भी किसी न किसी हद तक तो तुम्हें भी पता होगा ना अलीज़ा। अगर ऐसा है सौले, तो वो तो तुम्हें यहाँ न्यूज़पेपर के ऑफिस में भी पता है ना कि गवर्नमेंट जाने वाली है, मगर ये कोई ऑथेंटिकेटेड खबर तो नहीं थी ना। खैर जो भी हो, तुम्हारा कजन। अभी वो कुछ कहना ही चाह रही थी कि अलीज़ा ने सौले की बात काट दी। यही कि मेरा कजन बहुत खुशकिस्मत है, हर बार बच जाता है, इस बार भी बच गया है। क्या इसके अलावा और कोई बात नहीं कर सकती तुम? हमारे पास और भी बहुत से टॉपिक हैं सौले, अलीज़ा ने कुछ उकताते हुए कहा। या फिर शायद हमें कुछ डिस्कस करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हर बात उमर जहांगीर से ही शुरू होगी और उसी पर खत्म होनी है तो रहने ही देते हैं ना, अलीज़ा ने दो टोक अंदाज में कहा। और सौले ने उसकी बात के जवाब में कुछ भी कहने के बजाय अपना बैग उठाया और उसके ऑफिस से निकल गई। और अब अलीज़ा एक बार फिर अपने काम में मसरूफ हो गई और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। और साथ ही हुआ चैप्टर 48 भी खत्म। जनाब, स्टोरी काफी अनप्रिडिक्टेबल है, जो हम सोच रहे हैं हमेशा उसके खिलाफ ही होता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये कहानी उस मोड़ पे पहुंच जाएगी जहां पे सारी कंफ्यूजन्स हो जाएंगी दूर। चलिए बढ़ते हैं चैप्टर 49 की तरफ और देखते हैं कि कब शुरू होता है ज़वाल उमर जहांगीर का। और चैप्टर 49 वहां से स्टार्ट होता है जहां पे कुछ पुलिस के लोग, पुलिस ऑफिसर्स आपस में बैठे हुए आर्मी की नई जो एक्टिविटीज और जो नए इक़दामात हैं उनके बारे में गुफ्त शनीद कर रहे होते हैं, जो कि उनके लिए शायद अच्छे साबित नहीं होते। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है। सबसे पहला सीन ही शुरू होता है उमर जहांगीर की बात से, और उमर जहांगीर कह रहा होता है कि आर्मी मॉनिटरिंग कमेटी, अब ये क्या बकवास है यार। उमर जहांगीर ने हाथ में पकड़ी हुई फाइल को मेज पर तकरीबन पटकते हुए कहा। दरअसल फौजी हुकूमत को इक्तदार संभाले अभी चंद हफ्ते ही हुए थे और आर्मी मॉनिटरिंग कमेटियों का शोर गुल हर जगह सुनाई दे रहा था। पुलिस के आला हुकाम के अंदर मौजूदा कमेटीज के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा और एहतजाज पाया जाता था, मगर खुले आम इस पर कोई भी तनकीद करने से खौफजदा था। हर एक जानता था कि ऐसी किसी भी तजवीज की मुखालिफत कम से कम ट्रांसफर और ज्यादा से ज्यादा मौतली की मौजब बन जाएगी। इसलिए हर एक आदमी मॉनिटरिंग कमेटीज को नापसंद करने के बावजूद उनके खिलाफ कोई एहतजाज नहीं कर रहा था। अब इस आर्मी मॉनिटरिंग कमेटी को पुलिस क्यों नापसंद कर रही थी और आर्मी मॉनिटरिंग कमेटी कर क्या रही है, आइए जानते हैं। दरअसल आर्मी यानी कि फौजी हुकूमत का ख्याल था कि आर्मी को बराह रास्त सिविलियन मामलात में मुलव्विस करने से वो उस करप्शन पर काबू पा लेगी जो पूरे निजाम की जड़ें खोखली कर रही थी। और एक बार इस निजाम की खराबी रुक जाती तो शायद लोगों का एतमाद भी बहाल हो जाता। लेकिन फिर दूसरे बहुत से महकमों की तरह पुलिस को भी इन कमेटीज के कयाम पर एतराज था। अगरचे वो इन कमेटीज के खिलाफ बात करते हुए अपने इख्तियारात में कमी और अपने मामलात में मुदाखलत का हवाला दे रहे थे, लेकिन जो हकीकी खदशात उनके जहनों में थे वो करप्शन की उन लंबी गड़ियों वाली जंजीरों को बचाना था, जिनके मंजरे आम पर आने से बहुत से नामी ग्रामी लोगों के लिए भी अपनी इज्जत बचा लेना बहुत मुश्किल हो जाता। जो ऑफिसर्स हाथ की सफाई दिखाने में माहिर थे, उन्हें यह खौफ था कि उनका पिछला करप्शन का कोई मामला अगर पकड़ा गया तो आइंदा के लिए करप्शन के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाएंगे। और ये सब उनके और उनके खानदानों के लिए 440 वोल्ट के शॉक की तरह था। इसलिए पुलिस का पूरा अमला इस चीज से खुश नहीं था कि आर्मी मॉनिटरिंग हो वहां पे और उनके जो भी 2 नंबर काम हैं वो आसानी से पकड़े जाएं।
लेकिन फिर भी वो इस सब के बावजूद खामोश थे, क्योंकि उनके खिलाफ बोलना ऐसा ही था कि जिसके कम से कम नताइज क्या होंगे कि उनका ट्रांसफर हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा मौतली भी हो सकती है, जो कि कोई भी नहीं चाहता था। इसलिए नापसंद करने के बावजूद वो कोई एहतजाज नहीं कर रहे थे। एक तरफ तो ये था और दूसरी तरफ आर्मी मॉनिटरिंग कमेटीज के जरिए पहली बार फौज को इंतजामिया के उन इख्तियारात और मामलात में दखल अंदाजी का मौका मिल रहा था जहां वो पहले खासी बेबस रही थी। यानी कि फसल काटने और बदले चुकाने का मौसम आ चुका था। अब जिसने जो जो बोया था वो काटने का वक्त आ चुका था और सबके ये जो घिनौने धंधे थे और जो करप्शन थी वो सामने आने वाली थी। वो इंतजामिया जो पहले फौज को घास तक नहीं डालती थी, अब वही उनके ज़ेरे निगरानी काम करने पर मजबूर थी और उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। उमर जहांगीर भी पुलिस सर्विस के दूसरे तमाम ऑफिसर्स की तरह इन कमेटीज को नापसंद करने और उन पर तनकीद करने वालों में पेश था, क्योंकि एक ही दिन पहले सूबाई गवर्नर उन्हीं पुलिस ऑफिसर्स अपने खिताब के दौरान पुलिस की नाकिस कारकर्दगी और करप्शन पर उन्हें खरी खरी सुना चुका था। उन्होंने अपनी 45 मिनट की तकरीर में एक बार भी पुलिस को किसी काम के लिए नहीं सराहा था और इस चीज ने उन ऑफिसर्स के गुस्से को कुछ और ही हवा दे दी थी। इसलिए आज सूबाई दारुल हुकूमत में पुलिस ऑफिसर्स का एक इजलास हो रहा था जिसमें इन आर्मी मॉनिटरिंग कमेटी के बारे में गुफ्तशनीद हो रही थी। तभी उन ऑफिसर्स में से एक ने गवर्नर की तकरीर पर बात करते हुए कहा कि गवर्नर 24 घंटे लॉ एंड ऑर्डर की बात करते रहते हैं, उन्हें पता भी है कि लॉ एंड ऑर्डर होता क्या है। और फिर एक और पुलिस ऑफिसर ने तबसरा किया कि इनका ताल्लुक आर्मी से है, इन्हें क्या पता, रात को सोए और सुबह इन्हें पता चला कि ये गवर्नर बन गए हैं और फिर इन्हें बैठे बैठे याद आ जाता है कि सूबे में एक पुलिस फोर्स भी है कि जिससे बुरा भला अगर ये लोग कहेंगे तो अगले दिन अखबार के पहले सफे पर इनकी हेडलाइन बन जाएगी। और होगा क्या कि लोगों में गवर्नर की नेकनामी बढ़ जाएगी। अपने नंबर बनाने के अलावा और कर ही क्या रहे हैं ये। और फिर उन्हीं में से एक ने कहा कि हाँ, इनका तो काम सिर्फ एक है, बारी बारी अखबार नवीसों और आलम नवीसों को अपने साथ मुख्तलिफ इलाकों के ज़ाती दौरों पर ले जाना और फिर वापसी पर उन कॉलम नवीसों की तारीफों से भरपूर कॉलम पढ़ना। हर लोग भी समझते होंगे कि क्या गवर्नर पाया है, खुलफा राशिदीन का जमाना लौट आया है कि गवर्नर हर वक्त गश्त पर रहने लगा है। उन्हें यह पता नहीं है कि गवर्नर भी एक सियासतदान की तरह कन्विंसिंग कर रहा है, अपने लिए नहीं, अपने ऊपर के बॉसेस के लिए। और सबने फिर कहकहा लगाया, लेकिन उमर वहां वो वाहिद शख्स था जो कि संजीदा रहा। और फिर एक और तंग मिजाज ऑफिसर बोला कि इनका ख्याल है किस तरह 24 घंटे हमारे सर पर सवार रहकर ये हमें टैकल कर लेंगे और हमें अपने इशारों पर चला लेंगे। और अब की बार उमर बोला था, और देखो तो ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि इन कमेटीज के साथ मुकम्मल ताउन किया जाए, आखिर क्यों ताउन किया जाए? सिविल सर्विस में क्या हम इसलिए आए थे कि हम इन कैप्टन और मेजर के रैंक के ऑफिसर्स को अपने ताउन की यकीन दहानियां करवाते फिरे? और फिर एक ऑफिसर ने कहा कि देखो तो पहले ही फील्ड में इन सर्विस आर्मी ऑफिसर को डेप्यूटेशन पर भिजवा रहे हैं जो पहले से रिटायर हो चुके हैं। उन्हें धड़ाधड़ कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए हर जगह ला बिठाया है, यानी आर्मी वालों को सिविल सर्विस में लाया जा रहा है। फिर भी इन्हें चैन नहीं है और ये चाहते हैं कि जो थोड़ी बहुत पावर्स दूसरे महकमों के लोगों के पास रह गई हैं वो भी उनसे छीन ली जाएं। वाह। और इस बात के जवाब में उमर ने कहा कि अरे नहीं, ये काम वो नहीं करेंगे, बराह रास्त हमारी सीटों पर आकर कभी भी नहीं बैठेंगे, ये तो गालियां खाने वाली जगह है ना। यहां आकर वो कभी भी आवाम से गालियां तो नहीं खाएंगे, बस वो ये चाहते हैं कि हम उनकी मुट्ठी में रहें। इससे आवाम भी खुश रहेगी ना और कहेगी कि वाह भाई, बड़ी मेहनत की जा रही है आर्मी की तरफ से पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए। समझ रहे हो ना?
और ऊपर से हमारा महकमा मुंह उठाए सोचे समझे बगैर धड़ाधड़ नोटिफिकेशंस जारी कर रहा है। फर्माबरदारी और ताबेदारी के लिए सबक पढ़ा रहा है हमें। वाह। उमर को भी अपने महकमे के अफसरान पर एतराज हुआ और फिर वहां पे बैठे हुए एक कदरे जूनियर ऑफिसर ने कहा कि इनकी मजबूरी है ना, वो क्या करें, अगर ये ना करें तो कौन हुकूमत से मुखासमत मोल लेना चाहेगा, और वो भी अपनी जॉब और अपने करियर को दांव पर लगाकर। तो सबसे बेहतर तरीका अपनी जान बचाने का यही है कि सर झुकाओ, ऊपर वालों की हाँ में हाँ मिलाओ और अपनी जान बचाओ। माइट इज राइट, और इस वक्त ये माइट किसके पास है सभी जानते हैं। और फिर एक और ऑफिसर कहने लगा कि हाँ, और फिर ये मुकाबला करते हैं हमारे साथ और नसीहतों के टोकरे लेकर आ जाते हैं। जितना काम पुलिस का एक सिपाही करता है ना, इतना फौज के एक जवान को अगर करना पड़े तो उन्हें पता चले 12-12 घंटे की ड्यूटी देने के बाद भी उन्हें मिलता क्या है। ना बीवी बच्चों को कोई सहूलतें होती हैं और ना खुद उनके पास, और जो आम लोगों की बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ती है वो तो है ही अलग। और इन आर्मी वालों को देखो, जिनके बच्चों की तालीम से लेकर उनके इलाज तक की तमाम सहूलतें इनके लिए दस्तयाब होती हैं और घर के राशन तक पर रियायत मिलती है। ये भी जरा इसी 4-5 हजार में इन तमाम सहूलतों के बगैर धक्के खाते हुए अवाम की खिदमत करें ना, तो फिर मैं मानूं कि हाँ भाई, बड़ा जज्बा और डिसिप्लिन है इनमें, वाकई हुब्बुल वतनी पाई जाती है। अब की बार एक ऑफिसर ने बड़े ही तनफ्फुर भरे अंदाज में कहा था। और फिर उमर ने जैसे हतमी अंदाज में कहा कि बहरहाल ये बात तो तय है कि कम से कम मैं अपने कामों में उन्हें मुदाखलत के लिए खुली छुट्टी नहीं दूंगा और मुझे उन्हें सर पर नहीं चढ़ाना। और उमर ने जैसे अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अब इसकी वजह से सर्विस रिकॉर्ड खराब होता है तो हो जाए, गले में रस्सी बांधकर कम से कम मैं किसी के सामने मैं नहीं कर सकता। अगर यही काम करना होता तो फिर इस सर्विस में आने के बजाय कहीं और बैठा होता ना मैं। और फिर वहां बैठे हुए दूसरे किसी ऑफिसर ने उसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा था, मगर उनके चेहरों के तासुरात ये वाज़े बता रहे थे कि वह सभी आइंदा आने वाले दिनों में तकरीबन इसी किस्म की हिकमत अमली अपनाने वाले थे जो उमर ने अपनाने का ऐलान किया था। और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। और इसी नोट के साथ आज के एपिसोड भी खत्म करते हैं कि आर्मी मॉनिटरिंग कमेटी अब आ चुकी है और हर महकमे में काफी सख्त किस्म की निगरानी हो रही है, और जो 2 नंबर काम होते थे वो खत्म होने जा रहे हैं। और हर महकमे को ही अब एतराज है कि उनके ऊपर इतनी सख्त निगरानी और उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन उमर अब भी इन सब के खिलाफ है, और अगर वो खिलाफ है तो इसका मतलब है कि उसे भी अब बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग सर झुका के काम इसलिए कर रहे हैं ताकि वो अपनी जॉब, अपने करियर को बचा सकें। लेकिन उमर ऐसा कुछ नहीं सोचता। तो जनाब देखेंगे कि अब उमर क्या करता है और किस तरह से यह आर्मी मॉनिटरिंग कमेटी उसे कंट्रोल करती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।